तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज का हमारी इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुषाण वंश को। तो बने रहे लास्ट तक हमारे साथ। तो पिछली वीडियो की बात किया जाए तो हमने पहले तो पढ़ा था हिंद यूनानी, फिर पढ़ा था शक और तीसरा पहलव, इनका आगमन हुआ अध्ययन। उसके बाद हमने पढ़ना है कुषाण वंश को। तो आज हम कुषाण वंश को पढ़ेंगे। यदि आप इस तीनों वीडियो को नहीं देखे हैं, ठीक है, हिंद यूनानी और पहलव, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो हम आज की इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कुषाण वंश को। तो मौर्योत्तर काल में, एक मिनट, चूँकि मौर्योत्तर काल की ही बात हो रही है, जितने भी आक्रमण हो रहे हैं हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, ये सारे आक्रमण कब हुए? मौर्योत्तर काल में ही हुए, ठीक है। मौर्योत्तर काल का जब पतन हो गया उसी समय इनका आक्रमण होना चालू हो गया था। तो बोला क्या जा रहा है, मौर्योत्तर काल में भारत में आक्रमण करने वाला अंतिम शासक कुषाण वंश थे। यह मध्य एशिया से आए हुए थे। यानी कि मौर्योत्तर काल में अब जो आक्रमण हो रहा है उसका अंतिम आक्रमण, जो आक्रमणकारी थे वो थे कुषाण वंश वाले, ठीक है। और ये भी कहाँ के रहने वाले थे? तो मध्य एशिया के ही। नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्य एशिया, एक मिनट, मध्य एशिया यूची कबीला 5 भागों में बटा हुआ था। यानी कि मध्य एशिया की जो यूची कबीला वाले थे वो 5 भागों में बटे हुए थे, जिसमें से कुषाण वंश जो था, यानी कि कुषाण जो थे वो भी उन्हीं भागों में से एक भाग के थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि कुषाण वंश के संस्थापक जो है वो कुजुल कड़फिसस है। कौन है? तो उनका नाम है कुजुल कड़फिसस। इन्होंने ही तांबे का सिक्का चलाया था और यह शैव धर्म को मानते थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? तो तांबे के सिक्के को चलाया था और ये किस धर्म को मानते थे? तो शैव धर्म को मानते थे, जिसका प्रमाण इनके सिक्के से मिला है। इन सिक्कों पर एक तरफ कुजुल कड़फिसस का चित्र तथा दूसरी तरफ नंदी बैल की आकृति बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो नेक्स्ट है कि इस वंश का अगला जो शासक बनता है उनका नाम है भीम कड़फिसस। क्या? तो भीम कड़फिसस, जो इस वंश के वास्तविक संस्थापक थे और यह भी शैव धर्म को ही मानते थे। जैसे कि कुजुल कड़फिसस जो है वो भी शैव धर्म को मानते थे और भीम कड़फिसस भी शैव धर्म को मानते थे। इन्होंने महेश्वर की उपाधि धारण किया था। किसका? तो महेश्वर की उपाधि धारण किया था। कौन? तो भीम कड़फिसस। इनके सिक्के पर एक तरफ खरोष्टी लिपि में इनका नाम लिखा हुआ है तथा दूसरी तरफ शिव पार्वती एवं त्रिशूल की आकृति बनी हुई थी। इन्होंने भी सिक्के जारी किए थे। इनके सिक्के पर जो है एक तरफ इनकी नाम लिखी हुई थी, किस लिपि में? तो खरोष्टी लिपि में, और दूसरी तरफ शिव पार्वती एवं। तो चलिए अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा कि इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक है वो है कनिष्क। कौन? तो कनिष्क। इन्होंने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया और इस अवसर पर शक संवत प्रारंभ किया, ठीक है। तो शक संवत कब प्रारंभ हुए? कुषाण वंश के शासक के समय। किसके? तो कनिष्क के, ठीक है। और 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाई, ये भी याद रखना की योग्य है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, इन्होंने अपनी राजनीतिक राजधानी पेशावर को बनाया था। कौन? तो कनिष्क ने। कनिष्क ने अपने राजनीतिक राजधानी कहाँ बनाया था? तो पेशावर को। जबकि सांस्कृतिक राजधानी की बात किया जाए तो वह तक्षशिला थी इनकी। बाद में इन्होंने अपनी सांस्कृतिक राजधानी को चेंज किया और मथुरा को बना दिया तक्षशिला से, ठीक है। अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है कि नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अगला है जो हमारा वो है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और महात्मा बुद्ध का जो भिक्षा पात्र था तथा यहाँ के दार्शनिक अश्वघोष को अपने साथ ले गया। इसी अश्वघोष को कनिष्क ने अपने राज्य कवि का दर्जा दिया। यानी कि जो पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया
कनिष्क ने और पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने के बाद जो महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र था उसे और यहाँ के दार्शनिक थे अश्वघोष, उन्हें उठा ले गया। ठीक है, और इसी अश्वघोष को बाद में जाके अपने राज्य कवि के रूप में घोषित किया, यानी कि राज्य कवि के नाम। यानी तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है कि कनिष्क बौद्ध विद्वान पार्श्व के कहने पर कुंदन वन में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन प्रथम सदी में करवाया। इस बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था की गई थी। अध्यक्ष पद पर वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष पद पर अश्वघोष को बैठाया गया था। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म दो शाखा में बट गया था, जो कि था, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। यानी कि जो चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म है वो दो शाखाओं में बट गया। पहला शाखा था हीनयान और दूसरा था महायान का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कनिष्क महायान शाखा को मानता था। यानी कि कनिष्क कौन से शाखा को मानता था? तो महायान को। महायान बौद्ध धर्म की एक सरल शाखा थी जिसमें भिक्षुक सोने के आभूषण धारण कर सकते थे तथा मांस खा सकते थे। कनिष्क के प्रयास से ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचार प्रसार मध्य एशिया और चीन में हुआ था। यानी कि कनिष्क के सहायता से ही बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था वो मध्य एशिया तक फैला हुआ था। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा का? महायान शाखा का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कनिष्क के दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन तथा चरक, ठीक है, ये सारे विद्वान किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में। नेक्स्ट पॉइंट है कि अश्वघोष ने बौद्ध चरित्र लिखा है, चरक ने चरक संहिता लिखा है। यह एक वैद्य थे। यानी कि चरक क्या थे? तो एक डॉक्टर थे, यानी कि वैद्य थे। अगला पॉइंट है कि नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत की चर्चा की है, अतः इन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहते हैं। यानी कि नागार्जुन को क्या बोला जाता है? तो भारत के आइंस्टाइन बोला जाता है। ठीक है, नागार्जुन बौद्ध धर्म के शून्यवाद को जानते थे। अगला पॉइंट है कि वसुमित्र नामक विद्वान ने महाविभाष सूत्र की रचना की है, जिसे बौद्ध का विश्वकोश कहा जाता है। यानी कि वसुमित्र ने किसका रचना की? तो महाविभाष का रचना की और इसे विश्वकोश भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासनकाल में जारी किए गए थे। इन्हें सोने की प्राप्ति जो है कहाँ से होती थी? तो हिंदकुश पर्वत के बीच अतलाई पहाड़ियों से होता था। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा कि कनिष्क के समय तांबे के सिक्के को कारिनी कहते थे। ठीक है, काकिरी कहते थे। मथुरा से कनिष्क के सिक्कों का एक ढेर मिला है, जिसमें कनिष्क को एक सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। यानी कि मथुरा से कनिष्क के सिक्कों का ढेर मिला है, जिसमें कनिष्क जो है वो सैनिक वेशभूषा में है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है कि कनिष्क के समय स्थल तथा समुद्र दोनों मार्गों से व्यापार होते थे। कनिष्क के समय उत्तर भारत में बंगाल तथा ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ठीक है, बंगाल का ताम्रलिप्ति बंदरगाह तथा दक्षिण भारत में महाराष्ट्र का सपोरा एवं कल्याण बंदरगाह प्रमुख थे। ये बंदरगाह प्रमुख थे जो कनिष्क के समय स्थल और समुद्र मार्ग दोनों से ही व्यापार होते थे। अगला पॉइंट है हमारा कि अज्ञात की जो रचना है परिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, यानी कि इसको इंग्लिश में POS के नाम से जाना जाता है। इससे यह जानकारी मिलती है कि कनिष्क का सर्वाधिक व्यापार रोम से होता था। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है कि कनिष्क के समय ही पहली बार नाशपाती की खेती प्रारंभ हुई। इस समय के अरब नाविक
हिप्पालस ने मानसून की खोज की, यानी कि कनिष्क के शासन काल में ही मानसून की खोज हुई थी। जो मानसून है वो अरबी भाषा का शब्द है, मेसीन से उत्पन्न हुआ है। मानसून है वो अरबी भाषा के शब्द मेसीन है उससे उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुरूप पवन की दिशा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है कि कनिष्क के समय मूर्ति निर्माण की जो कला थी वो काफ़ी विकसित हुई। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कनिष्क को किसको द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा कुषाण वंश है वो होता है समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। और अगला जो वीडियो होगा हमारा वो होगा गुप्त काल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा गुप्त काल का। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।